नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी बीमारी पे चर्चा करेंगे जो कि तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, जिसे हम मिर्गी बोलते हैं, यानी एपिलेप्सी। और आयुर्वेद में इसे अपस्मार के नाम से जाना जाता है। अपस्मार यानी मिर्गी एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है, और ये बीमारी होती तब है जब हमारे जो एक्टिव नर्व सेल्स होते हैं वो जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। और इसमें जब ये प्रॉब्लम आती है तो सीजर्स होने लगते हैं, और जो पेशेंट है वो अनकम्फर्टेबल से नहीं, अजीब तरह का व्यवहार करने लगता है, एबनॉर्मल सा व्यवहार करने लगता है। उसमें कई बार पेशेंट जो है बेहोश भी होता है और उसकी हालत थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, जिसमें दौरे पड़ने लगते हैं। आयुर्वेद में जो अपस्मार है यानी मिर्गी, इसको 3 तरह से देखा जाता है: वातज अपस्मार, पित्तज और कफज अपस्मार। तो हम आयुर्वेद में अपस्मार यानी मिर्गी का क्या रोल है, उसमें मिर्गी को कैसे देखा जाता है, क्या ट्रीटमेंट उसमें दिया जा सकता है, उस पर हम अभी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लें कि जो अपस्मार यानी मिर्गी है, इसको जो है मैनेज कैसे करना है, क्योंकि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसको हम सीजर्स को कम कर सकते हैं कुछ उपायों को इस्तेमाल करके, लेकिन अगर हम चाहें कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए तो जड़ से ख़त्म नहीं होती है। हमें इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि मेडिसिन हमें पूरी की पूरी लेनी, मतलब कि हमें स्किप नहीं करनी। जितने दिन की मेडिसिन है, जितने टाइम की मेडिसिन है, वो आपको दवाई पूरी की पूरी डोज लेनी है। कोई भी आपको मिस नहीं करना है, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे आपका एलोपैथी मेडिसिन हो, या फिर आपका होम्योपैथी हो, कोई भी पैथी हो, आपको मेडिसिन मिस नहीं करनी है। नींद का बहुत अहम रोल होता है। हमें जो स्लीप हाइजीन है उस पर ध्यान देना चाहिए। स्लीप हाइजीन का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक नींद। स्लीप हाइजीन का मतलब हाइजीन का मतलब होता है कि स्वास्थ्य, और स्लीप का मतलब नींद। इसमें डेंटल हाइजीन भी जैसे आप देखो तो उसमें दंत स्वास्थ्य के बारे में होता है, तो इसमें नींद के स्वास्थ्य के बारे में है। तो हमें ऐसी नींद देनी चाहिए जो कि स्वास्थ्यवर्धक हो। अब स्वास्थ्यवर्धक नींद कैसी होती है? हर एज के साथ साथ नींद का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। तो हर एज पे कितने घंटे की नींद बॉडी को रिलैक्स दे सकती है, बॉडी को मेंटली रिलैक्स दे सकती है, फिजिकली रिलैक्स दे सकती है, उसे हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन। तो जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, 1 साल से छोटा बच्चा है और दूध पी रहा है, तो उसको हमें 14 से 17 घंटे की नींद उसको देना ही देना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 1 साल से 5 साल के बीच में होता है, तो फिर वहाँ पे हमको 12 से 14 घंटे की नींद उसको चाहिए होती है। फिर जब 6 साल से 12 साल के बीच में बच्चा की उम्र होती है, तो उसमें हमको 10 से 12 घंटे की नींद बच्चे को देनी होती है। तो टाइमिंग जो सोने का होता है वो बहुत अहम होता है, और उस पर डिपेंड करता है कि हमारी मेंटल रिलैक्सेशन कितनी हो रही है, हमारा मेंटली कितना रिलैक्स हो रहा है। अगर हम 18 साल से ऊपर और 60 साल के बीच में देखें, तो वहाँ पे 9 से 10 घंटे की नींद जो है वो वहाँ पे देनी होती है, मतलब रिक्वायरमेंट है। 9 से 10 घंटे की नींद वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से अगर 18 साल से 60 साल के बीच में देखें तो 7 से 9 घंटे की नींद रिक्वायरमेंट है। और 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको फिजिकली और मेंटली रिलैक्सेशन के लिए 9 घंटे से कम की नींद नहीं लेनी चाहिए, 9 से ज़्यादा की ही नींद लेनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्लीप हाइजीन है वो हमारे बॉडी के मेंटली और फिजिकली स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव डालता है। और जो हमने एक क्राइटेरियन डिसाइड किया है वैज्ञानिक रूप से, उसको फॉलो करते हुए उतनी नींद कम से कम शरीर को देनी ही देनी चाहिए। इसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें तरह तरह के मतलब उपायों को इस्तेमाल करते हुए पेशेंट की मेंटली और फिजिकली दोनों तरह के रिलैक्सेशन को बढ़ाना होता है। जैसे कि योग करा दिया, इसके अलावा ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई,
और इस तरह की छोटी-छोटी एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ हो गई जिससे कि पेशेंट का जो मेंटली और फिजिकली एक्टिविटीज़ है वो थोड़ा-सा एनहांसमेंट हो, थोड़ी-सी बढ़े, उसका दिमाग जो है वो थोड़ा-सा स्थिर रहे और क्रिएटिविटी की तरफ जाए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम करते हैं जिसमें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम इस तरह से इसको फॉलो करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट को करते हैं। लाइफ़स्टाइल में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब करने वाली होती है, नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा बिगाड़ने वाली होती हैं। जैसे कि शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, निकोटीन वाली जितनी भी चीज़ें ये सब हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब करती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट अगर युवा है तो उसको थोड़ा समझाना पड़ता है, समझाना चाहिए कि आपको पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब इस तरह की चीज़ों से परहेज़ रखना है। इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना नहीं लेना है। बॉडी प्रॉपरली डिहाइड्रेटेड होनी चाहिए। पानी की कमी ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीज़ को जो कि अपस्मार से पीड़ित है, मिर्गी से पीड़ित है, इनको पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, नहीं तो मिर्गी के दौरे बार-बार पड़ते, जल्दी-जल्दी पड़ते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें डाइटरी एडजस्टमेंट। डाइटरी एडजस्टमेंट क्या है कि जब हम पेशेंट को बोलते हैं नॉर्मली, पेशेंट को हम बोलते हैं कि उनको प्रोटीन वाला, कार्बोहाइड्रेट वाला और फाइब्रस डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और जो ऑयली है, जो मैदे वाली चीज़ें हैं, जो फैट वाली चीज़ें हैं, उनको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। लेकिन एपिलेप्सी के जो पेशेंट होते हैं, अपस्मार के जो पेशेंट होते हैं, उसमें हमें थोड़ा-सा इनको ये बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है। उल्टा कैसे? कि इस तरह के पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप फैटी डाइट ज़्यादा लो, कार्बोहाइड्रेट कम करो। तो इससे होता क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट जब कम करते हैं और फैटी डाइट ज़्यादा लेते हैं, तो इस तरह की डाइट को हम बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट। इस तरह की डाइट से क्या होता है कि जो फैट होता है वो न्यूरोनल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसके अलावा एक्साइटली न्यूरो करंट को भी वो रिड्यूस करता है। तो फैट को लेने से जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उनको फ़ायदा होता है, उनको दौरे जल्दी नहीं पड़ते, उनके दौरों की कमी पड़ जाती है, मतलब दौरे उनके जो सीजर्स हैं वो बार-बार नहीं आते हैं, उनकी जो बारंबारता है वो कम हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस तरह की डाइट को हमें किसी एक्सपर्ट डाइटिशियन के सुपरविजन में ही लेना चाहिए, क्योंकि फैट ज़्यादा लेंगे तो इससे कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर आप फैट वाली डाइट को जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसी स्पेशलिस्ट या किसी विशेषज्ञ डाइटिशियन की सुपरविजन में ही आपको लेना चाहिए। अब बात आती है साथियों कि आयुर्वेद में हम इसको किस तरह से देखते हैं और उसको कैसे हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद में जो हमारा अपस्मार है, जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसको हम 3 तरह से देखते हैं, एक वातज एपिलेप्सी, एक पित्तज एपिलेप्सी और एक कफज एपिलेप्सी। तो जो वातज एपिलेप्सी है उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसके बॉडी में ऐंठन होती है और हाथ पैर जकड़ते हैं, मांसपेशियाँ उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है मांसपेशियों में और उसको बार-बार मुँह को जब चलाता है, दाँत भींचता है तो उससे जीभ कटने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और उसमें दौरे पड़ने लगते हैं, हाथ पैर झटकने लगता है, हाथों में कंपन आने लगता है, कई बार बेहोश भी हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट को हम वातज अपस्मार की श्रेणी में रखते हैं और इसको हम टॉनिक क्लॉनिक सीजर भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें मुलेठी का, गुडची का या फिर कुष्मांडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा पित्तज अपस्मार है, पित्तज अपस्मार में पित्त की वजह से जो अपस्मार होता है, पित्त की प्रकोपित होने से जो अपस्मार होता है उसे हम पित्तज अपस्मार कहते हैं। और इसमें जो हमारा लक्षण होते हैं बॉडी के वो ये होते हैं कि बॉडी की जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाती हैं, बॉडी की मसल्स पर पेशेंट का मतलब कंट्रोल नहीं रहता है, तो उससे कई बार पेशेंट जो है वो कोलैप्स हो जाता है। इसको एटॉनिक सीजर्स के नाम से जाना जाता है और इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो पंचारविंदम है या अरविंदासो होता है, चंदनासो होता है, मंडूकपर्णी होती है। इस तरह से इस तरह की हर्बल औषधियों का इस्तेमाल करते हैं।
पित्तज अपस्मार को कंट्रोल करने के लिए, या इसमें जो बार बार सीजर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तीसरा जो हमारा है वो है कफज अपस्मार। कफज अपस्मार में जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा होता है। कफज अपस्मार जो है वो ज़्यादातर छोटे बच्चों को होता है। इसको हम एब्सेंस सीजर बोलते हैं, क्योंकि सीजर उस तरह का नहीं होता जैसे कि बाकी वाता जो पित्तज कफज में आता है, सॉरी पातज पित्तज अपस्मार में जिस तरह का सीजर आता है उस तरह का सीजर इसमें कफज अपस्मार में नहीं आता है। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, और जो इसके लक्षण हैं वो ये है कि बच्चे इसमें मतलब एक तरह से टकटकी लगा के देखते, घूरने वाली स्थिति होती है। उनकी आंखों को बिल्कुल टकटकी लगा के टक देखते रहते हैं। चेहरा बिल्कुल सपाट होता है, कोई भाव नहीं होता चेहरे पर। और इसमें बच्चों का जो गर्दन होती है वो आमतौर पे एक तरफ झुकी हुई सी होती है, और मुंह इस तरह से बनाते हैं बच्चे जैसे सीटी बजा रहे हों। आंखें बड़ी बड़ी गोल गोल सी हो जाती हैं, और इसमें नर्वस सिस्टम पर बच्चों का कंट्रोल नहीं होता है, तो उसमें पेशाब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह का जो अपस्मार होता है उसको हम एब्सेंस अपस्मार बोलते हैं। तो जितने भी तरह के अपस्मार यानी एपिलेप्सी होती है, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो हम जो कफज में जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं इसको अपस्मार को कंट्रोल करने के लिए, उसमें हम लासुना है, मतलब लहसुन जिसको बोलते हैं, कुष्ठा है, पीपली है, शंखपुष्पी है, और बहुत सारी मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो समस्या जो है अपस्मार की वो जड़ से ख़त्म होने वाली नहीं है, उसको हमें रोकना है, उसको हमें कम करना है, उसकी आवृत्ति को कम करना है, उसकी बारंबारता को कम करना है। इसमें आयुर्वेद में के अंतर्गत इसमें पंचकर्मा का भी बहुत अच्छा रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है। पंचकर्मा में विभिन्न विधियों के द्वारा इसमें पंचकर्मा में विभिन्न विधियों के द्वारा अपस्मार को नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि वमन है, नस्य है, विरेचन है, बस्ती है, शिरोधारा है, अभ्यंगन है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो अपस्मार हैं यानी कि मिर्गी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं आयुर्वेद में। तो साथियों, आप को ये एपिसोड ये जो मैंने आज जिस चीज़ पे चर्चा की कैसा लगा, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं इस पे, मिर्गी पे या किसी और नर्वस सिस्टम की मेडिसिन समस्या पे, तो आप पूछ सकते हैं। अगली बार फिर किसी और एपिसोड में किसी और विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।